अरे नालायकों, जिंदगी में कुछ करना है या नहीं? जरा देखो, यहाँ वहां उड़ते फिरते रहते हो। पिताजी क्या करोगे इतने पैसे का है? वैसे भी आपके जाने के बाद कोई खर्चने वाला भी तो होना चाहिए ना। नालायकों, मेरे जीते जी मेरे मरने की बात कर रहे हो। निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा कहकर दीनानाथ अक्षय और राहुल को घर से निकाल देता है। राहुल और अक्षय मुंबई के लिए एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। अरे यार, ये अपना बाप है या पाप? इसने तो एक बार भी हमें घर से निकालते समय नहीं सोचा कि इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अरे भाई तू छोड़ ना, एक बार हीरो बन जाए तो फिर देखना, इस हिटलर को भी समझा देंगे कि हम क्या चीजें हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो बहुत ही डरावना होता है। उसके दांत बाहर निकले होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी सी होती हैं, बाल बिखरे बिखरे से होते हैं, मुंह कटा फटा सा होता है। उसे देखकर अक्षय और राहुल दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठ गए? मेरा नाम अमिताभ है। नाम तो अमिताभ है तुम्हारा, लेकिन तुम वीराना फिल्म के भूत लग रहे हो। अरे भाई मैं भूत ही हूँ, मतलब भूतों की एक्टिंग करता हूँ फिल्मों में। क्या सही में भाई? यार हमें भी कुछ काम दिलाओ फिल्मों में, हम भी तो एक्टर बनने जा रहे हैं मुंबई। वैसे भी हम दोनों हीरो से कम थोड़ी लगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, इस जगह एक सप्ताह बाद मिलना। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना दूंगा। फिर राहुल और अक्षय कहीं होटल किराए पर ले लेते हैं और रात में अक्षय को नींद नहीं आ रही होती। वो राहुल को उठाता है। यार राहुल उठना, यार मुझे वो ट्रेन वाला बंदा ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में हो। क्या अक्षय, तू भी ना यार, माना कि वो अमिताभ देखने में डरावना था, लेकिन भूत थोड़ी था। और वैसे भी ये होटल है, यहाँ भूत वूत नहीं आते। सो जा, थक गया है तू। उसके बाद राहुल दोबारा सोने लगता है, लेकिन अक्षय को नींद नहीं आती। वो उसी ट्रेन वाले आदमी के बारे में सोचता रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अक्षय बाहर निकलकर देखता है, उसे वही ट्रेन वाला आदमी होटल की लॉबी में दिखता है। लेकिन जैसे अक्षय उसकी तरफ बढ़ता है, वो गायब हो जाता है। इस बार अक्षय बहुत डर जाता है। हो ना हो ये वही ट्रेन वाला अमिताभ ही है, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। फिर सुबह वो राहुल को सारी बात बताता है। अक्षय यार, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो कल चलकर देखते हैं उसके पते पर कि क्या पंगा है। उसने कार्ड तो दिया ही था। अगले दिन सुबह अक्षय और राहुल उठकर अमिताभ के दिए हुए पते पर जाने के लिए निकलते हैं। वो एक ऑटो वाले को बुलाते हैं और उसे कार्ड दिखाते हैं। अरे भैया, तुम्हें यह जगह पता भी है या नहीं? सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं। अरे साहब, जब आपका बंदा ही शहर के बाहर रहता हो तो हम क्या करें? लीजिए, आ गए आपकी जगह। हमें क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ तो कोई कब्रिस्तान है और आसपास कुछ घर हैं बस। हाँ तो साहब, आपके कार्ड पर भी तो यही पता लिखा है। चलो अब हमारे पैसे दो, हम वापस जा रहे। आप देख लो, इन्हीं घरों में से कोई एक घर होगा आपके सांप का, जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद ऑटो वाला वहां से चला जाता है। यार लगता है तू रात वाली बात सच ही बोल रहा था। ये तो कब्रिस्तान के पास की जगह है और आसपास भी कोई नहीं है। तभी उनको वो ट्रेन वाला आदमी वहां से जाता हुआ दिखता है। अक्षय उसे आवाज लगाकर रोकता है।
तुम दोनों आ गए? मैंने तो तुम्हें एक हफ्ते बाद आने को बोला था ना। जी बोला तो था आपने, लेकिन कोई काम नहीं था हमारे पास, सोचा कि आपसे ही मिलने। चलो कोई बात नहीं, डरो मत, अब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर में रह लो। उसके बाद राहुल और अक्षय अमिताभ के घर के अंदर चले जाते। अमिताभ उन्हें कमरे में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वे दोनों खाने के समय उससे मिले। देखा, मैं ना कहता था कि ये कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है। कितना भला आदमी है, खाने के लिए पूछ रहा है, रहने को जगह भी दे रहा है। राहुल बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरा मन अभी भी मान नहीं रहा है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। चलो खाना खा के देखेंगे। सभी खाने की टेबल पर मिलते हैं। जैसे ही राहुल और अक्षय टेबल पर बैठते हैं, वही ऑटो वाला उनको खाना सर्व करने आता है। तुम तो वही ऑटो वाले हो ना? लेकिन ऑटो वाला कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उधर राहुल, अक्षय और अमिताभ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब तुम दोनों सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे और मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद राहुल और अक्षय सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। वे दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तभी वही ड्राइवर आता है। अरे तुम यहाँ कैसे? वहां तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जवाब तो मैं तुम्हें खाने के बाद ही दूंगा ना, आधी रात में। ऐसा कहकर ऑटो वाला एकदम से शैतान बन जाता है। उसका शरीर नीला हो जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और वो बड़ा और बहुत भयानक सा दिखने लगता है। अरे राहुल भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये तो भूत है। राहुल और अक्षय भागने लगते हैं। अरे मर गया रे। उनके पीछे पीछे ऑटो वाला शैतान भी भागने लगता है। तभी उन्हें अमिताभ दिखता है। अरे भाई अक्षय, हम तो गए काम से, आज तो चारों तरफ से शैतान ही आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। रुको, मेरी बात सुनो, तुम दोनों उधर से मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है उस तरफ से। लेकिन अमिताभ जी, तुम कौन हो जो हमारी मदद करना चाह रहे हो? देखने में तो तुम इस भूत से भी भयानक हो। तभी अमिताभ वहीं आ जाता है। मैं इस घर का मालिक हूँ और इस घर के सामने एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इस ऑटो वाले की जान चली गई। तब से ये भूत बन के लोगों को मारता है और मेरे घर का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए इसने मेरी जान को बख्श रखा है, नहीं तो अब तक मुझे भी मार देता। लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय तो होगा? हाँ है, मैं एक तांत्रिक से एक भाला लाया था। उस तांत्रिक के अनुसार यदि वो भाला सीधे इसके माथे के बीच में लगे तो ये मर सकता है। वे तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां वो ऑटो वाला शैतान आ जाता है। तो तुम तीनों यहाँ इकट्ठे हो? इस अमिताभ को तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसे हीरो बनने का चस्का है। ये भी मरेगा आज तुम दोनों के साथ। ऐसा कहकर शैतान राहुल और अक्षय को उठाकर फेंक देता है। तभी राहुल और अक्षय गिर जाते हैं। अरे मैं मर गया रे, इसने तो मुझे पटक दिया, हाय मेरी कमर। चुप कर, मेरे को भी तो पटका है, लेकिन ओवर एक्टिंग की दुकान तो तू ही है। तभी अमिताभ उस शैतान को पीछे से पकड़ लेता है। तुम दोनों जल्दी से मेरे कमरे में जाओ और भाला ले आओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जल्दी करो तुम दोनों, जल्दी से इस भाले से इसे मार दो, मेरी चिंता मत करो। राहुल फिर भाले को फेंकता है, जो कि ठीक उस शैतान के माथे के बीच में लगता है। भाला लगते ही शैतान पिघलने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन हाँ प्लीज ऑटो वाले को ना बुलाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मनोज नाम का एक आदमी रहता था।
मनोज की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर मनोज के घर वालों ने दहेज के लालच में मनोज की शादी उस लड़की से जबरदस्ती करवा दी। वो मनोज का भी पूरा ध्यान रखती थी, पर मनोज को उसकी एक भी अच्छाई नहीं दिखती थी। उसे तो बस उसकी बदसूरत शक्ल दिखती थी। एक दिन की बात है जब मनोज के घर उसकी बर्थडे पार्टी में आते हैं और उसकी बीवी का खूब मजाक बनाते हैं। मनोज से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो सबके जाने के बाद सीमा से खूब लड़ता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस मनहूस औरत ने। मेरा सबके आगे मजाक बना दिया। मैंने कोई आपसे जबरदस्ती शादी थोड़ी की है, आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? जबरदस्ती ही की है, पर अब मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सीमा उस रात मनोज के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, पर मनोज उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। सीमा बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है। शाम के वक्त एक लड़की साइकिल पर खाना बेचती हुई वहाँ से निकल रही होती है, जो सीमा को देख वहीं रुक जाती है। आंटी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आपको? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरे पास न रहने को जगह और न खाने को पैसे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैं अभी आई। पिंकी जल्दी से जाती है और अपनी साइकिल से कुछ खाने का लेकर आती है। पिंकी सीमा को खाने के लिए देती है। मैं ये नहीं खा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो मैं आपके लिए ये खाने की चीजें लाई हूँ। वैसे भी इतना सारा खाना बच गया है, सुबह से कुछ बिका ही नहीं। ऐसा क्यों? सुबह से कुछ भी नहीं बिका? हाँ आंटी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं इतने मन से खाना बनाती हूँ और कोई लेता ही नहीं। फिर सीमा खाना खाकर देखती है तो खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। ये खाना किसने बनाया है? तुम्हारी माँ ने? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक छोटी बहन शीना और छोटा भाई राहुल है। उनका पेट भरने और उनको पढ़ाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मुझे खाना दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, पर एक बात बताऊं? बोलो ना आंटी, कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तभी शायद तुम्हारा कोई खाना नहीं खरीदता। मुझे पता है आंटी, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं कल से खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ, फिर तुम भी अपने भाई बहनों की तरह पढ़ पाओगी। क्या? सच में? क्या मैं भी स्कूल जा सकूंगी? आप चलोगी मेरे घर? हाँ, क्यों नहीं। घर और परिवार की जरूरत तो मुझे भी है और तुमको भी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सीमा फिर पिंकी के घर आ जाती है। पिंकी अपने भाई बहन को सीमा के बारे में सब बताती है। शीना और राहुल को भी सीमा के लिए बहुत दुख होता है। अब अगले दिन से सीमा जल्दी उठकर खाना बनाना शुरू कर देती है। सब तैयार करके साइकिल पर रख देती है। उसके बाद वो बच्चों को नाश्ता देकर और उनको स्कूल भेजकर अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। आओ आओ, घर का बना स्वादिष्ट खाना खाओ। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सीमा अपने साइकिल ढाबे को एक कॉलेज के बाहर लगा देती है। देखते ही देखते वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ खाना खाने आते हैं। जब वो सीमा के हाथ का खाना खाकर बड़ी ही तारीफ करते हैं। वाह, इतना स्वाद खाना! मैं तो कैंटीन का खाना खा खा कर दुखी हो गया था। आज खाया है घर जैसा स्वादिष्ट खाना। मजा ही आ गया। वाह! अब तुम सबको रोज ऐसा खाना मिलेगा। बस। सीमा फिर रोज सुबह अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती और शाम तक सारा खाना बेचकर घर लौट आती। वो तीनों बच्चों का भी ध्यान रखती, उनको खूब प्यार करती और खूब पढ़ाती लिखाती। उन सबकी जिंदगी बड़ी ही अच्छी चल रही थी। बच्चों को जैसे माँ और सीमा को जैसे खुद के बच्चे मिल गए हो। उनकी मजे की जिंदगी चल ही रही थी कि बस जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि एक दिन सीमा का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं सड़क पर मर गई। मरने के बाद उसकी लाश वहीं सड़क पर पड़ी रही। बच्चे शाम तक उसका इंतजार करते रहे कि कब उनकी आंटी घर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे बेचारे रोने लगे कि उनकी प्यारी आंटी कहाँ चली गई और वो तीनों अपनी प्यारी आंटी को ढूंढने निकल पड़े। वो अंधेरी सड़क पर आवाज देते हुए चले ही जा रहे थे कि अचानक उनको उनकी साइकिल खड़ी दिखती है। आंटी, आंटी, राहुल आपके लिए बहुत रो रहा है। प्लीज बताओ आप कहाँ छुपे हो। राहुल बहुत रोता है और तभी उनके सामने एक धुआं उठता दिखता है। फिर उनको उस धुएं से अपनी सीमा आंटी आते हुए दिखती है। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी बच्चों, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, चिंता मत करो। तीनों बच्चे फिर सीमा के साथ घर वापस। रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो सीमा उठकर बैठती है और एक भयानक शक्ल की चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। मैं मर चुकी हूँ और एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। चुड़ैल उठकर वहाँ से चली जाती है। वो रात भर खाना बनाने में लगी रहती है।
जैसे ही सुबह होने वाली होती है वो बच्चों को रोज की तरह उठाती है और उन्हें स्कूल भेजती है। उसके बाद वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ती है। सबसे पहले वो रोज की तरह अपना साइकिल ढाबा लेकर कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है। सभी बच्चे उसे देखते ही भीड़ लगा देते हैं। उसके बाद वो जगह जगह जाकर आवाज देती है और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाती है। सभी जगह वो साइकिल ढाबे वाली के नाम से मशहूर होती है, पर असलियत में तो वो एक गरीब चुड़ैल साइकिल ढाबे वाली होती है। वो रोज रात को बच्चों के सोने के बाद अपने चुड़ैल के रूप में आ जाया करती थी और सुबह होते ही वो पहले की तरह इंसान बन जाती। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं लगता। फिर एक रात राहुल को बड़ी ही प्यास लगती है। वो पिंकी और शीना को बहुत उठाता है, पर दोनों में से कोई नहीं उठता। आंटी, सीमा आंटी, प्लीज मुझे पानी दे दो। राहुल देखता है कि उसकी सीमा आंटी कमरे में है ही नहीं। अरे आंटी कहाँ चली गई? वो तो रोज हमारे साथ इसी कमरे में सोती हैं। मैं जरा जाकर रसोई में देखता हूँ। राहुल उठकर सबसे पहले रसोई में जाता है तो वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ तो एक भयानक चुड़ैल खाना बना रही होती है। राहुल इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती और वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर वो चुड़ैल को ऐसे टकटकी लगाए देखता रहता है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से वापस अपने कमरे में भागने की हिम्मत करता है। कमरे में जाकर वो अपनी बहनों को उठाता है। उठो दीदी, उठो, जल्दी उठो प्लीज। देखो हमारे घर में एक चुड़ैल है। तेरी फालतू बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? चुपचाप सो जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ चलकर देखो। राहुल अपनी बहनों को उठाता ही रहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अचानक से राहुल के कंधे पर एक हाथ आता है। राहुल एकदम डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी सीमा आंटी होती है। क्या हो गया? क्यों डरे हुए हो? चलो चुपचाप सो जाओ। आंटी आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ एक चुड़ैल थी जो खाना बना रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम नींद में होगे और उससे पहले तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। राहुल को अपनी आंखों पर पूरा यकीन होता है। वो उस रात सो तो जाता है, पर अगले दिन वो ये बात सीमा और शीना को बताता है। दोनों ही राहुल की बात पर यकीन ही नहीं करती और हंसने लगती है। राहुल को यकीन होता है जो उसने देखा था वो सच ही था। अब वो अगली रात होने का इंतजार करने लगता है। वो रात को बस सोने का नाटक कर रहा होता है। जब सीमा को लगता है कि सब बच्चे सो गए हैं तो वो चुपके से उठती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसके बाद वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाता है और रसोई के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे पहले ही यकीन था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये कोई वहम नहीं था। सच में हमारे घर में कोई चुड़ैल हमारी आंटी के भेष में हमारे घर में रह रही है। मुझे जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। राहुल जल्दी से वहाँ से भागने लगता है कि उसके पैर के पास रखा मटका लुढ़क जाता है और चुड़ैल आवाज सुनकर पलट कर देखती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत उसे रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सीमा आंटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। उनको हमसे दूर मत करना प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर अगर तुम सबको मेरे बारे में बता दोगे तो सब मुझे कैद करवा देंगे। फिर मेरे साथ तुम्हारी आंटी भी चली जाएंगी, क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारी सीमा आंटी। नहीं नहीं, हमारी आंटी चुड़ैल नहीं है। चुड़ैल ही है, क्योंकि मैं उस रात एक्सीडेंट में मर गई थी जिस रात तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और बस तुम बच्चों से मरने के बाद भी दूर ना हो पाई। तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहती और रूप बदल कर अपना साइकिल ढाबा चलाती। हाँ सच में। अब बताओ, तुम सबको बताओगे ये बात? शीना तो अभी कितनी छोटी है, क्या वो ये सब सह पाएगी? नहीं नहीं, मैं किसी को कभी ये बात नहीं बताऊंगा। बस आप हमारे साथ ही रहना। बस फिर चुड़ैल राहुल को गले लगा लेती है और हमेशा उनके साथ ही रहती है। राहुल कभी ये बात किसी को नहीं बताता और कभी किसी को इसका पता भी नहीं चलता। चुड़ैल का साइकिल ढाबा बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, जिससे वो बच्चों की खूब बढ़िया परवरिश करती।